हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धीरज और आप देख रहे हैं आत्मन स्टडी विद धीरज। स्वागत है एक और नई वीडियो में। पिछली बार के 2 वीडियोस बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स था सभी का। और तो आज हम लोग पढ़ेंगे वाइट लाइट। हाँ, वाइट लाइट जब एक्वेरियम में से निकलती है तो वो रेनबो बन जाती है। पता नहीं ये क्या रिएक्शन होता है, पर बन जाती है। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और इसके लिए यही पूरे आज चैप्टर का कल जो पढ़ा था वो एक मेन कंटेंट है और ये मेन कंटेंट नंबर 2 है। अगर क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से आएंगे, क्योंकि पहले वाले में से सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे, इसमें से ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि ये वाला चैप्टर पिछले वाले यानी कि जो रिफ्लेक्शन या फिर जो लाइट वाला चैप्टर है उसका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये रिफ्लेक्शन को शो करता है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको ये अच्छे से समझ आ सके कि रिफ्लेक्शन वाला जो चैप्टर है वो कैसा होने वाला है या कैसा होगा, क्योंकि ये उसका इंट्रोडक्शन है। हाँ, इसका इंट्रोडक्शन उसके चैप्टर में है, पर ये भी उसका बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है। तो इससे मतलब थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। सो चलो कंटिन्यू रखते हैं। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो लोग अनलाइक कर रहे हैं मेरे वीडियोस को प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो भी यार कि अनलाइक क्यों कर रहे हो। ऐसा अनलाइक मत करो कि मूड ख़राब है चलो अनलाइक कर लिया, नहीं। वीडियो में यार नीचे नीचे कमेंट बॉक्स है ना यार, किसके लिए वो नीचे लिखो कि तुमने लाइक किया तो क्यों किया और डिसलाइक किया तो क्यों किया, ताकि पता तो चले कि प्रॉब्लम क्या है आखिर वीडियो में। ऐसे ही जाके आप लोग डिसलाइक करके आ जाते हो, अरे एक ही डिसलाइक है पर फिर भी यार बताओ तो सही आखिर प्रॉब्लम क्या है। यू हैव लर्न हाउ लाइट गेट रिफ्लेक्टेड। हमने ये पढ़ लिया कि लाइट गेट रिफ्लेक्टेड कैसे होती है। अभी नहीं पढ़ा पर छोटी क्लासेस में पढ़ लिया, ठीक है। अपन को बेसिक्स पता है। थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, उसको अपन प्रिज्म भी कहते हैं। फॉर पैरेलल रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस एज इन ग्लास स्लैब, द एमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। एमर्जेंट जो रे होती है ना वो पैरेलल होती है इंसिडेंट रे के, ओके। However, it is slightly displaced. इंसिडेंट रे और लेटरल रे क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ। However, it is slightly displaced laterally. What will light get refracted through a transparent prism? Consider a triangular glass prism. It has 2 rectangular bases and 3 मतलब 2 triangle bases and 3 rectangular lateral surfaces. These surfaces are inclined to each other. The angle between the lateral surface is called the angle of the prism. मतलब ये जो lateral surface का जो एंगल होता है ना उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म, ओके। तो चलो अब अपन बात करते हैं एक एक्टिविटी के थ्रू, क्योंकि एक्टिविटी से ये लोग समझाते हैं। बेसिकली ये लोग एक्टिविटी से इनका जो मेन कंटेंट होता है वो ये लोग बता देते हैं। सो ये रही वो एक्टिविटी। तो इसमें कुछ ऐसा है, ठीक है। तो इसमें ऐसा है कि फिक्स अ शीट, ठीक है। अपन को एक शीट लेनी है वाइट पेपर की ऑन अ ड्राइंग बोर्ड या फिर यूजिंग पिंस, ठीक है। तो वो ड्राइंग बोर्ड पे अपन को पेस्ट कर देनी है पिंस की यूज़ करके। प्लेस अ ग्लास प्रिज्म, मतलब एक प्रोजेक्टर टाइप बना लो, पूरा सेटअप कर लो, ठीक है। फिर क्या करना है कि फिक्स 2 पॉइंट्स से एट पॉइंट पी एंड क्यू आर ऑन द लाइन पी ई एज शोन इन द फिक्स 2 पॉइंट या फिर फिगर 11। सो ओके। सो अब है ना, अब इमेज जो पेपर पे जो इमेज बन रही है ना उसको देखना है। अब फिर से वहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे यही मेन डायग्राम है, तो मैं इसी को समझा देता हूँ। तो देखो इसमें जो ये पी ई है ना ये इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे मतलब कि वो रे जो आ रही है या फिर जो आगे जाके रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद अपन बात करते हैं रिफ्लेक्टेड रे की। नाम से पता चल रहा है कि जो रे रिफ्लेक्ट हो रही है वही है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है।
अब इमर्जेंट रे वो रे है जो इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस उसके नॉर्मल पाथ पे आ जाती है, वो है इमर्जेंट रे, ठीक है। और फिर एंगल ऑफ द प्रिज्म ये है, यानी कि जो उसके ये रेक्टेंगुलर स्लैब्स है ना, इनके बीच में जो रेक्टेंगुलर जो एंगल बनता है उसको अपन कहते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये तो हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो देखो, जैसा कि हल्ला बोल कार्यक्रम होता है जिसके अंदर बड़े ही ज़ोर ज़ोर से आपको समझाते हैं कि ये न्यूज़ चल रही है, और उससे आप अगर भले छोटी सी न्यूज़ हो फिर भी आप लोग घबरा जाते हो और बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो। पर नहीं, मैं इतना ज़्यादा आपको मतलब ओवर रिएक्ट करके नहीं बताऊंगा, जो चीज़ है वो ही बताऊंगा। अगर कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो ज़रूर मैं ओवर रिएक्ट करूंगा, पर अगर नहीं है तो मैं बेसिकली एकदम आराम से धीरे धीरे समझाऊंगा, क्योंकि चिल्लाने से कोई मतलब नहीं है। चिल्लाने से ऐसा तो है नहीं कि आपके दिमाग में जल्दी घुसेगा, या फिर मैं हंसूंगा तो जल्दी आएगा। बेसिकली आपको मेन कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। सो यही मेन बात है यार। सो कि अब अपन कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक एंगल आता है एंगल आई, जिसको इन्होंने नाम दिया है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो वो कहाँ पे बन रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है। जब ये एंगल ऑफ ये वाला और ये वाला मैच होता है तो वहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बनता है, ओके। अब ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से आपको क्या पता चल रहा है कि जब ये वाला एंगल ऐसे जा रहा है या फिर ये वाला ऐसे बन रहा है, सो उसको अपन कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। अब एंगल ऑफ इमरजेंसी उसका भी सेम है, उसका भी पॉइंट कहाँ पे होगा, यहीं पे होगा, यस राइट। तो अब एक और पॉइंट आता है जिसका नाम है एंगल ऑफ डाइवर्जन। डाइवर्जन वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खैर ये अभी इस चैप्टर में नहीं आया, बट अगर बाद में ये ज़रूर आएगा। तो एंगल ऑफ डाइवर्जन ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट रे, चलो वो इस तरफ जाएगी, ओके, ठीक है ना। इंसिडेंट रे इस तरफ जाएगी, और फिर जो यहाँ से ये जो रिफ्लेक्ट हो गई है, मतलब कि जो रिफ्लेक्टेड रे जो है वो रिफ्लेक्ट होके इस पॉइंट पे टच हुई है, तो इसके हिसाब से इस पॉइंट पे टच हुई है तो हल्का बहुत सा यहाँ पे भी आएगा उसकी, मतलब लाइट थोड़ी सी यहाँ पे भी आएगी। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको कहते हैं डिफ्लेक्शन। यानी कि ये जो लाइट रे है ये इधर से भी डिफ्लेक्ट हुई है, एक मिनट, ये इधर से भी डिफ्लेक्ट हुई है और इधर से भी डिफ्लेक्ट हुई है। सो दिस विल कॉल द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन। तो मैंने बेसिकली पूरा कॉन्सेप्ट जो था इस एक्टिविटी का वो मैंने समझा दिया है। और अगर प्रिज्म को, जैसे कि एक प्रिज्म दे दिया, और एग्ज़ाम में कैसा आएगा प्रिज्म का डायग्राम, एग्ज़ाम में ऐसा आएगा कि मतलब एक प्रिज्म दे दिया, उसमें सारा मार्क कर लिया और बताना कि एंगल डी क्या है, ठीक है। तो एंगल डी क्या है, हमारा डिफ्लेक्शन। अब यहाँ पे जो ई पॉइंट है वो क्या है हमारा, ये पॉइंट है हमारा इमर्जेंट रे का एंट्रेंस, ठीक है। तो ऐसे करके आपको सारे पॉइंट्स को नेमली करना पड़ेगा और डिफाइन करना पड़ेगा। तो अगर अभी आपके पास बुक है तो फिर यहाँ पे 2 स्टार्स बना लो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो ये है उस मतलब एक्टिविटी का कंक्लूजन। सो वैसे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पर फिर भी इतना कुछ नहीं है क्योंकि मैंने प्रिज्म पूरा समझा दिया है, सिर्फ 1 मिनट 2 या 3 मिनट में, ठीक है। सो चलो और आगे कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि चैप्टर फटाफट फिनिश करके अपन को साइंस का कोर्स कंप्लीट करना है। हेयर P is the incident ray and EF is reflected ray and FS is the emergent ray। ऐसे बोलने से कंफ्यूज मत हो जाना, आप PF और ES और इन सब को भूल जाओ। आप सिर्फ इमर्जेंट रे, डिफ्लेक्टेड रे और इन्हीं रेस को याद रखो, और जैसा मैंने समझाया उनको याद रखो। You may note that the light is entering from the air to the glass in the first सरफेस AB। तो AB का जो सरफेस है, यानी कि फर्स्ट वाला जो सरफेस जहाँ पे इंसिडेंट रे टकराती है, ठीक है। द लाइट ऑन रिफ्लेक्शन हैज़ बीन टूवर्ड्स द नॉर्मल एट द सेकेंड सरफेस AC। तो वो फिर AC पे चले जाती है जहाँ पे हमारी इमर्जेंट रे बनती है, ठीक है ना। द लाइट रे हैज़ एंटर्ड फ्रॉम द incidence and the angle is reflected at each referring surfaces of the prism।
It is similar the kind of bending that occurs in a glass slab. ये एकदम glass slab के according है, ठीक है ना. अब precular shape of the prism makes the emergent ray bend at the angle to direction of the incident ray. The angle is called the angle of diversion. यानी कि जो इंसिडेंट रे और जो हमारी इमिडेंट रे है वो दोनों बैंड हो जाती है, हल्की सी बैंड होती है, हल्का सा एकदम उनका एक पार्शली पार्ट जो है वो होता है, उसको अपन कहते हैं डाइवर्शन. दिस केस इज द एंगल डी इन द एंगल ऑफ द डाइवर्शन. मेक द मार्क द होल एंगल ऑफ डाइवर्शन अबव एक्टिविटी एंड मेजर इट. सो ओके, अब नेक्स्ट. तो अब ये है डाइवर्जन ऑफ अ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म. ओके, सो अब इसमें क्या होता है, तो अब अपन को पता है कि स्पेक्ट्रल कलर्स जो होते हैं, बहुत सारे रेनबोज में 7 कलर्स होते हैं, पर क्या एक वाइट लाइट 7 कलर्स से में चेंज हो सकती है? लेट्स सी कलर्स ऑफ द रेनबो. बिफोर वी टेकन अप दिस क्वेश्चन, कलर्स ऑफ द रेनबो, इस क्वेश्चन को अपन लेते हैं तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट थ्रू अ प्रिज्म, कि अगर अपन लाइट को एक रिफ्लेक्ट करेंगे तो वो क्या फॉर्म करेगी. द इंसिडेंट रिफ्लेक्शन सरफेस ऑफ अ ग्लास प्रिज्म शोइंग एक्साइटिंग फिनोमिना. लेट अस फाइंड इट आउट थ्रू एन एक्टिविटी. तो ये एक्टिविटी के थ्रू अपन को बताएंगे कि ये इन्होंने क्या एक्टिविटी की. सो एक्टिविटी इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, क्लास 8th में ये बहुत बार आ चुका है. इसमें एक लाइट की रे है, वाइट लाइट है, सनलाइट है, कुछ भी लाइट है, वाइट लाइट समझ लेते हैं अपन. तो उसको एक ग्लास प्रिज्म से इन्होंने पास थ्रू किया, ठीक है. तो पास थ्रू करने के बाद वो जो वाइट लाइट थी वो 7 कलर्स में चेंज हो गई. तो भाई अब कलर्स तो बहुत सारे होते हैं, तो 7 कलर्स थे क्या? 7 कलर्स रेनबो के कलर्स थे, यानी कि विब क्योर, ठीक है ना. तो द प्रिज्म हैज़ प्रोबेबिलिटी स्प्लिट द इंसिडेंट, ठीक है, स्प्लिट द इंसिडेंट. वाइट लाइट इनटू अ बैंड ऑफ कलर्स, ये पता है. नोट द कलर्स दैट अपेयर ऑन द 2 एंड्स ऑफ द कलर बैंड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम में, अगर कभी भी टाइम मिल रहा है और कलर करना है. अब मेरे को ये नहीं पता कि बोर्ड्स में कलर करते कि नहीं करते. मैं कुछ किसी से पूछ के फिर मैं आपको कल के वीडियो में बता दूंगा. बेसिकली शायद नहीं करते होंगे, और तो शायद इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा. और ठीक है ना, तो इसमें कलर्स का ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ नेम करना है. तो नेम में भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. सबसे नीचे वाला जो कलर है ना, वहाँ से स्पेलिंग स्टार्ट होगी, वहाँ से VIBGOUR, ठीक है ना, वहाँ से अपना विब क्योर स्टार्ट होगा, GYOUR, ठीक है ना. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. अब वो कलर्स कौन कौन से हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ऑरेंज एंड रेड एज शोन इन द. तो इसके रिमेंबर करने के लिए इन्होंने एक नाम बनाया, जिस नाम को अपन कहते हैं विब क्योर, ठीक है ना. द बैंड ऑफ कलर्ड कंपोनेंट्स ऑफ अ लाइट बीम इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम. लाइट बीम का जो कलर्ड बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट, बैंड ऑफ द कलर्ड कंपोनेंट मतलब कि पूरा बैंड, 7 कलर्स का पूरा एक बैंड या फिर एक पूरा बैच, उसको अपन कहते हैं स्पेक्ट्रम. ओके, सो इसके बाद एक पार्ट आने वाला है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. चलो देखते हैं कि वो कौन सा पार्ट है. वो है ये वाला. चलो ठीक है, वाइट लाइट 7 कलर्स में डिवाइड हो जाती है, पर क्या अगर हम उसी वाइट 7 कलर्स को फिर से अपन एक प्रिज्म से पास तो करें, क्या वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो गए? जी हाँ, वो वाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना. तो इसमें ये आइंस्टाइन ने किया था. उन्होंने एक प्रिज्म तो पता नहीं किसने रखा, पर वो तो अब अतरंगी दिमाग है, उन्होंने लाइट को थ्रू किया तो 7 कलर्स में डिवाइड हो गई, ठीक है. फिर उन 7 कलर्स का कॉम्बिनेशन करके उन्होंने एक प्रिज्म के थ्रू और डाला,
तो फिर वो उससे रिफ्लेक्ट होके एक सिंगल वाइट लाइट में बन गए। इसके बारे में अपन और डिटेल में यहाँ पे पढ़ लेते हैं इस वाले पैराग्राफ में। Isaac Newton was the first to use a glass prism to obtain the spectrum of a sunlight। तो आइजैक न्यूटन ने ही सिंगल लाइट से वो बनाया था, क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। तो देखो ऐसा नहीं है कि मतलब प्रिज्म ज़रूरी है। अगर आपके घर पे सीडी या डीवीडी होगी ना, तो उसको सनलाइट में रखना, हल्की सी सनलाइट चाहिए, एकदम छोटी सी सनलाइट उसके ऊपर रखना। तो फिर उसको फिर है ना वॉल पे किधर रिफ्लेक्ट करना, तो वो रेनबो बन जाएगा। या बेसिकली देखना, मैं कह रहा हूँ, he tried to split the 7 colors of the spectrum white light further by using a similar prism. However, they could not get any more colors. He then placed a second identical prism is an inverted position with respect to first prism, as shown in the figure 11.6. Allowed all the colors of the spectrum to pass through the second prism. He found a beam of white light emerging from the other side of the second prism. This observation gave an idea that the sunlight is made up of 7 colors. So हमारे जो आइजैक न्यूटन है उन्होंने ये, तो ऐसा है कि ठीक है ना, तो एनी लाइट दैट गिव्स अ स्पेक्ट्रम सिमिलर of that sunlight is also referred to as a white light। अगर कोई पूछे कि वाइट लाइट क्या है, वाइट लाइट वो लाइट है जो कि एक स्पेक्ट्रम फॉर्म करती है जब अपन उसको एक प्रिज्म से पास आउट करते हैं। ओके, सो एंड रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम, वो एक नेचुरल स्पेक्ट्रम है अपेयरिंग इन द स्काई आफ्टर अ रेन शावर। इट इज़ कॉज्ड बाय डिस्पर्शन ऑफ अ सनलाइट बाय अ tiny drop water droplets present in the atmosphere। A rainbow is always formed in the direction opposite to the sun। ये ऐसा क्यों होता है अपोजिट टू द सन? ये इसलिए होता है क्योंकि लाइट आ रही है सन से, तो सन के अपोजिट में बनेगा ना, ठीक है ना। तो दे रिफ्लेक्ट इमीडिएटली एंड फाइनली रिफ्लेक्टेड अगेन व्हेन इट कम्स आउट टू द रेनबो ड्रॉप। सो ये ऐसा इसके अंदर होता है, जब वाइट लाइट रेनबो ड्रॉप के अंदर आ जाती है तो फिर वो रिफ्लेक्ट होके फिर वापस से 7 कलर्स में वो कन्वर्ट हो जाती है। ओके, यू कैन ऑल्सो सी अ रेनबो ऑन अ सनी डे व्हेन यू लुक एट द स्काई थ्रू वाटरफॉल या फिर थ्रू अ फाउंटेन विथ योर सन बिहाइंड यू, ठीक है ना। तो ये एक और पार्ट है। सो ये ऐसा है, you might have observed the apparent random waving of the flickering of object as seen through a turbulent stream of hot rising above a fire of a radiator। कभी बाहर नाश्ता करने गए हो स्नैक खाने के लिए, समोसा तो खाया ही होगा बेसिकली। सो नहीं खाया तो भी कुछ भी अगर गर्म करते हैं अपन या फिर आग लग रही है, तो उसके अगर अपन हॉरिजॉन्टल होके देखते हैं तो उसके जो पीछे जितनी भी सारी चीज़ें होती है वो सारी वेवली होने लगती है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो वेवली होने की एक बहुत बड़ी वजह है। चलो आओ पता करते हैं कि आखिर वो वजह क्या है। तो ऐसा है कि एयर जस्ट अबव द फायर बिकम्स हॉटर देन द एयर फर्दर अप। द हॉटर एयर इज लाइटर, यानी कि लेस डेंस, उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। देन द कोल्डर एयर above it has a reflective index slightly less than of the cooler air। Since the physical condition of the referencing medium are not stationary, the apparent position of the object ये बहुत important point है। Effect of atmospheric reflection of light by the Earth's atmosphere on a small scale in our local environment is the twinkling of stars is a similar phenomena much larger scale। Let us see how we can explain it। ये अपन इसके बारे में बात करेंगे कल। सो आज की वीडियो इधर ही ख़त्म होती है। आज हमने बहुत सारा चैप्टर कर लिया, अब ज़्यादा चैप्टर बचा नहीं है।
यस, और इसके क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा कम, यानी कि बहुत ज़्यादा कम है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ ये चैनल अपने फ्रेंड्स को देना, और थैंक यू।